प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम का हमारा दूसरा पाठ है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पहले पाठ में हम सभी जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के बारे में पढ़ चुके हैं। उनसे संबंधित सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इस पाठ का हमारा पहला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन की परिभाषा लिखिए। यह कितने प्रकार का होता है तथा पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। यानी हमें इस प्रश्न में 3 बातें बतानी हैं। एक तो पत्रकारीय लेखन की परिभाषा, दूसरे पत्रकारीय लेखन के प्रकार और तीसरे पत्रकारों के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं पत्रकारीय लेखन की परिभाषा। अखबार या अन्य किसी भी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार जनता तक खबरें पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। यानी सभी प्रकार के जनसंचार माध्यमों के लिए समाचार या सूचनाएं आदि लिखना पत्रकारीय लेखन कहलाता है। पत्रकारीय लेखन मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। पत्रकारीय लेखन का पहला प्रकार है पूर्णकालिक लेखन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पूर्णकालिक यानी पूरे समय के लिए, यानी एक बार जॉब मिलने के बाद रिटायरमेंट की उम्र तक लगातार सेवा करना, लेखन करना। इस प्रकार के लेखन में पत्रकार किसी समाचार एजेंसी के लिए नियमित रूप से लेखन करता है तथा नियमित वेतन प्राप्त करता है। जिस प्रकार से किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में रेगुलर जॉब की जाती है, पर मंथ रेगुलर सैलरी ली जाती है, उसी प्रकार रिपोर्टर भी किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी में रेगुलर जॉब करते हैं रिटायरमेंट की एज तक और पर मंथ सैलरी प्राप्त करते हैं। इसे पूर्णकालिक लेखन कहा जाता है। पत्रकारीय लेखन का दूसरा प्रकार है अंशकालिक लेखन। अंशकालिक यानी थोड़े समय के लिए लिखना। इस प्रकार के लेखन में पत्रकार किसी समाचार एजेंसी के लिए निश्चित मानदेय पर समाचार लेखन का काम करता है। यानी यह एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की तरह होता है जो कुछ समय के लिए होता है। यह कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, कितने भी समय का हो सकता है। यानी ये रिटायरमेंट की एज तक नहीं होता है, पूर्णकालिक नहीं होता है। जितने समय का कॉन्ट्रैक्ट होता है उतने ही समय लेखन करना होता है। उसके बाद आता है स्वतंत्र लेखन। इस प्रकार के लेखन में पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर एक ही समय में एक से अधिक समाचार एजेंसियों के लिए लिखता है। यानी न तो वो पूर्णकालिक लेखन करता है, न अंशकालिक लेखन करता है। ये डेली वेजेस के काम की तरह होता है। जितनी खबरें पत्रकार एकत्रित करता है, लिखता है और न्यूज़ एजेंसी तक पहुंचाता है, उतने का ही साथ साथ भुगतान प्राप्त करता है। और वो किसी एक अखबार के साथ या किसी न्यूज़ एजेंसी के साथ बंधा हुआ नहीं होता। अपनी एक ही खबर को, एक ही समाचार को एक ही समय में वो एक से अधिक अखबारों को बेच सकता है। जिस प्रकार पत्रकारीय लेखन 3 प्रकार का होता है, उसी तरह पत्रकार भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसा लेखन वैसा ही पत्रकार। जैसे पूर्णकालिक लेखन जो करता है वो पूर्णकालिक पत्रकार होता है। यानी जो पत्रकार किसी समाचार एजेंसी के लिए नियमित रूप से समाचार लिखता है तथा नियमित वेतन प्राप्त करता है, उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। यानी पूरे समय के लिए काम करने वाला, नियमित वेतन प्राप्त करने वाला। ऐसा पत्रकार केवल एक ही न्यूज़ एजेंसी में एक समय में काम कर सकता है। वो साथ साथ किसी अन्य समाचार एजेंसी के लिए काम नहीं कर सकता। दूसरा प्रकार का पत्रकार होता है अंशकालिक पत्रकार। यानी थोड़े समय के लिए लिखने वाला पत्रकार। जो पत्रकार किसी समाचार एजेंसी के लिए निश्चित मानदेय लेकर, यानी निश्चित राशि लेकर, निश्चित भुगतान लेकर समाचार लेखन करता है, उसे अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है।
यानी वो जैसे जितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है उतने समय के भुगतान भी निश्चित होते हैं। निश्चित पैसे लेकर वो समाचार लेखन करता है निश्चित समय के लिए, उसे अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। और अंत में स्वतंत्र पत्रकार, जो पत्रकार एक ही समय में कई समाचार एजेंसियों के लिए भुगतान के आधार पर समाचार लेखन करता है, उसे स्वतंत्र पत्रकार अर्थात फ्रीलांस जर्नलिस्ट कहा जाता है। यानी जो किसी समाचार एजेंसी के नियमित एम्प्लॉय नहीं होते, किसी समाचार एजेंसी से किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए नहीं होते, आज़ाद रूप से समाचार लेखन करते हैं और अपनी खबरों को समाचार एजेंसियों को बेचते हैं। अब चलते हैं इस पाठ के दूसरे प्रश्न की ओर। बच्चों, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब तक हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आएगा और उसका हम सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि हम दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार उत्तर लिखें। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, अच्छे पत्रकारीय लेखन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी पत्रकारिता के लिए जब लेखन किया जाता है या किसी भी प्रकार के जन संचार माध्यम के लिए जब लेखन किया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखते हैं क्या क्या सावधानियां हैं। सबसे पहली सावधानी, बोलचाल की आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी तो सभी पाठक और श्रोता उस समाचार को समझ पाएंगे। यदि भाषा मुश्किल होगी तो जो कम पढ़े लिखे और अनपढ़ श्रोता है वो समाचार को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। ज़्यादा लंबे वाक्य होने से समाचार में उलझन पैदा होती है। तीसरी बात है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे खबर अच्छी नहीं बनती, दूसरे समाचार पत्र या मैगजीन आदि में निश्चित शब्द संख्या निर्धारित होती है, समय भी निर्धारित होता है और स्थान भी निर्धारित होता है। यदि अनावश्यक शब्दों का, गैर जरूरी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो निश्चित स्थान में नहीं आ पाएगी और शब्दों की संख्या अधिक हो जाएगी। पत्रकारीय लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य चौथी बात है, लेखन में अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। इस बात का तो विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जनसंचार का माध्यम कोई भी हो, उसके लिए समाचार लिखते समय या सूचनाएं प्रदान करते समय एक भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इससे किसी भी शब्द का गलत अर्थ निकल सकता है। पांचवी बात जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि पत्रकार को आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखनी चाहिए, तभी तो उसे नए नए समाचार प्राप्त होंगे और वो अच्छे से लेखन कर सकेगा। छठी बात है, केवल सही तथ्यों का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी फालतू के तथ्य इकट्ठे नहीं करने चाहिए और जो सच हो वही लिखना चाहिए। गलत तथ्यों का, गलत बातों का या गलत सूचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से समाचार और लेखन की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। सातवीं बात जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि अच्छा लेखक होने के लिए अच्छा पाठक होना भी जरूरी है। जो जितना अधिक पढ़ता है उसका ज्ञान उतना ही अधिक बढ़ता है और वो एक अच्छा लेखक और एक अच्छा वक्ता बन सकता है। लेखन के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे उनका लेखन संबंधी ज्ञान बढ़ता है और वो समझ पाते हैं कि हमारे पाठक या श्रोता हमसे क्या चाहते हैं और उन्हें लेखन में सुविधा रहती है, लेखन का स्तर भी अच्छा होता है। आज के इस पाठ का हमारा तीसरा प्रश्न है, समाचार कैसे लिखा जाता है, यानी समाचार लिखने की शैली क्या होती है। पत्रकारीय लेखन का सबसे महत्वपूर्ण व जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। यानी पत्रकारीय लेखन के जितने भी रूप होते हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समाचार लेखन।
यह लेखन 3 प्रकार का होता है और पत्रकार भी 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। पत्रकार को रिपोर्टर या संवाददाता भी कहा जाता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे अधिक लोकप्रिय शैली है। इस शैली के बारे में हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हमने जो पहले पाठ में पढ़ा था वो ये है कि इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला इंट्रो, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और इस भाग में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं, सूचनाएं होती हैं, लेकिन शब्दों की संख्या कम होती है, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक महत्वपूर्ण बात इस भाग में कही जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का दूसरा भाग होता है बॉडी। इस भाग में समाचार की व्याख्या की जाती है और तीसरा भाग होता है समापन। इस भाग में समाचार पूरा हो जाता है। यदि हम ध्यान से देखें तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का जो पहला भाग है इंट्रो, इसे हम समाचार का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। इसके महत्व के आधार पर इसी प्रश्न में अब हम उल्टा पिरामिड शैली के आरंभ और उसके विकास के बारे में जान लेते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन कैसे आरंभ हुआ। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के समय हुआ। उस समय पत्रकारों को अपनी खबरें समाचार एजेंसी तक टेलीग्राफ के द्वारा भेजनी पड़ती थी। खबर में जितने अधिक शब्द होते, टेलीग्राफ उतना ही महंगा पड़ता, यानी समाचार शब्दों की संख्या के अनुसार भेजे जाते थे। शब्दों की संख्या कम होती तो कम खर्च आता था, अधिक होती तो अधिक खर्च आता था। प्रत्येक शब्द के लिए खर्च निर्धारित होता था। खर्च को ध्यान में रखते हुए ऐसी शैली की जरूरत पड़ी जिसमें कम से कम शब्दों में समाचार की अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। इसलिए संक्षेप में समाचार भेजने के लिए उल्टा पिरामिड शैली का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि यह सस्ती पड़ती थी और सही सूचना, घटना के बारे में सही जानकारी कम से कम शब्दों में भेजी जा सकती थी और यह शैली अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। अब चलते हैं इस पाठ के चौथे प्रश्न की ओर। समाचार लेखन के 6 ककारों का वर्णन कीजिए। ककार यानी कि क से आरंभ होने वाले शब्द, और ये ककार संख्या में 6 होते हैं। ये भी प्रश्न में बता दिया गया है। हमें इन 6 ककारों के बारे में बताना है। समाचार लेखन में ककारों का बहुत महत्व है। ककारों के आधार पर ही किसी घटना या समस्या से संबंधित समाचार लिखे जाते हैं। इसलिए ये ककार समाचार लेखन का मूल आधार है। समाचार लेखन के 6 ककार निम्नलिखित हैं। 6 ककार यानी समाचार लेखन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण क वर्ण से आरंभ होने वाले 6 शब्द, और वो हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। अर्थात कोई घटना कब और कहाँ, किसके साथ हुई, किसने, क्यों और कैसे की। समाचार के पहले भाग इंट्रो में क्या, कौन, कब और कहाँ, इन 4 ककारों के आधार पर समाचार लिखा जाता है। यानी समाचार के सबसे पहले भाग में इंट्रो में यानी कि मुखड़ा में 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। क्या, कौन, कब और कहाँ। शेष बचे 2 ककार। इसके बाद समाचार की बॉडी और समापन में बाकी के 2 ककारों का प्रयोग किया जाता है, यानी कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस प्रकार इन 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इन 6 ककारों यानी ये 6 ककार केवल शब्द नहीं बल्कि 6 प्रश्न हैं
जिनके आधार पर समाचार पूरा होता है। 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि फीचर किसे कहते हैं, यानी फीचर की परिभाषा क्या है। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसे अवश्य ध्यान से करें। पत्रकारीय लेखन के जिस रूप में सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है उसे फीचर कहते हैं। यानी समाचारों में तो केवल सूचनाएं होती हैं, लेकिन फीचर में सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। यानी कि सुव्यवस्थित का मतलब होता है अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ। सृजनात्मक का मतलब होता है जिसमें क्रिएटिविटी होती है। और आत्मनिष्ठ लेखन का मतलब है कि उसमें लिखने वाले के खुद के विचार होते हैं। फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन से अलग होती है। इसमें लेखक सूचनाओं के साथ साथ अपने खुद के विचार, भावनाएं, नज़रिया और अपनी राय भी जाहिर करता है। 6ठे प्रश्न में हमें बताना है कि फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है, यानी फीचर लेखन की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और समाचार लेखन की क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है, समाचार में केवल सूचनाएं होती हैं, जबकि फीचर में सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यह बात हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ी थी। इन दोनों में दूसरा अंतर है, समाचार तात्कालिक अर्थात तुरंत घटी घटनाओं से परिचित करवाता है। यानी उसी समय घटी हुई घटनाएं समाचार में दी जाती हैं। ज़्यादातर उस दिन की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन पुरानी घटनाएं समाचार में नहीं हो सकती, जबकि फीचर में ऐसा नहीं होता। फीचर किसी भी विषय पर हो सकती हैं, किसी भी घटना पर हो सकती हैं। वो घटना कुछ दिन पहले की भी हो सकती है या काफ़ी पहले की भी हो सकती है। इन दोनों में तीसरा अंतर है, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। यह बात हमने पहले पाठ में भी पढ़ी थी और आज दूसरे पाठ में भी इससे पहले के प्रश्नों में हमने यह बात जानी थी। जबकि फीचर में कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी फीचर को कहानी की तरह लिखा जाता है। फीचर और समाचार में चौथा अंतर है कि समाचार लिखते समय पत्रकार अपने विचार उसमें नहीं लिख सकता। उसे उस घटना की सूचनाएं, घटना या समस्या की जानकारी ज्यों की त्यों देनी होती है, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिला सकता। जबकि फीचर में पत्रकार अपने विचार, अपना दृष्टिकोण यानी अपना नज़रिया प्रस्तुत कर सकता है। 5वां अंतर है, समाचार में शब्दों की सीमा होती है, जबकि फीचर में शब्दों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होती। फीचर बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अंतिम अंतर है, समाचार तथ्यों पर आधारित होता है, यानी जो फैक्ट होते हैं, जो घटनाएं घटी होती हैं उससे संबंधित बातों पर ही आधारित होता है, जबकि फीचर में कल्पना भी शामिल होती है सूचनाओं के साथ साथ। 7वें प्रश्न में पूछा गया है, फीचर लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं इसका उत्तर। फीचर कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं, यानी कि कहानी की तरह लिखे जाते हैं। इसे हम इसलिए कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फीचर का आरंभ, मध्य और अंत अवश्य होना चाहिए, जैसे कहानी का होता है। यानी कहानी जब शुरू होती है तो मध्य भाग में उस कहानी का या उस घटना का विकास होता है और अंतिम भाग में समापन होता है। इसी तरह फीचर में होना चाहिए। फीचर का आरंभ आकर्षक, रोचक, प्रभावशाली और जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए। यानी फीचर का आरंभ ऐसे किया जाना चाहिए कि वो पाठक को आकर्षित करे, उसको रोचक लगे, पाठक के मन पर फीचर का प्रभाव पड़े और आरंभ से ही, पढ़ते ही पाठक के मन में आगे पढ़ने की और जानने की इच्छा पैदा हो। मान लीजिए कि हमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में फीचर लिखना है, तो उस व्यक्ति के जीवन की किसी ऐसी महत्वपूर्ण घटना से शुरू कर सकते हैं जिस घटना ने उसका जीवन बदल दिया हो।
आरंभ करने के बाद फीचर के मध्य भाग में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा सकता है, यानी उसकी रुचियों से संबंधित बातें कही जा सकती हैं या उसके जीवन से संबंधित जो भी पहलू हों, जो भी उसके दृष्टिकोण हों, उन सब का वर्णन किया जा सकता है। और उसके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन भी किया जा सकता है। वो महत्वपूर्ण लोग उस व्यक्ति के मित्र भी हो सकते हैं, परिवारजन भी हो सकते हैं। उस व्यक्ति के संघर्षों और उसकी उपलब्धियों के बारे में भी मध्य भाग में लिखा जाता है। इस प्रकार मध्य भाग विस्तृत और विकसित होता है। फीचर के अंत में उस व्यक्ति की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया जा सकता है, यानी आगे आने वाले समय और जीवन के बारे में उस व्यक्ति के क्या विचार हैं और क्या योजनाएं हैं, आगे वो क्या करना चाहता है, तथा उसके संदेशों को प्रसारित किया जा सकता है। आम जनता तक उसकी बातें अंतिम भाग में पहुंचाई जाती हैं। फीचर का आरंभ, मध्य और अंत आपस में जुड़े होने चाहिए, यानी ये बिल्कुल अलग थलग ना दिखें, बिखरे हुए टूटे हुए से ना लगें, कहानी की तरह एक सूत्र में बंधे हुए होने चाहिए। यानी इससे फीचर की जो गति है, जो प्रवाह होता है, वो नहीं टूटना चाहिए। फीचर किसी नीरस रिपोर्ट की तरह नहीं होना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पढ़ने वाले को ऐसा महसूस हो कि वह उस घटना को या उस व्यक्ति को खुद ही देख रहा है और सुन रहा है। शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहनी चाहिए, गति में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। फीचर के पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। बड़े बड़े पैराग्राफ नीरसता पैदा करते हैं और एक पैराग्राफ में एक ही पहलू पर फोकस किया जाना चाहिए, यानी एक पैराग्राफ में किसी एक घटना या किसी एक बिंदु पर ही विचार करना चाहिए। 8वां प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और यह किस प्रकार लिखी जाती है। इस प्रश्न में हमसे 3 बातें पूछी गई हैं। विशेष रिपोर्ट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और ये कैसे लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विशेष रिपोर्ट होती क्या है। अखबारों और पत्रिकाओं में समाचारों के अलावा विशेष रिपोर्टें भी प्रकाशित होती रहती हैं। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए गहरी छानबीन की जाती है और महत्वपूर्ण तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे की गहराई से जांच पड़ताल करके, छानबीन करके महत्वपूर्ण बातों को सामने लाया जाता है तो उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट भी कई तरह की होती है, जैसे खोजी रिपोर्ट, इसे खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। अब हम इन चारों प्रकार की रिपोर्टों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी, यानी आम जनता को इन तथ्यों, इन सूचनाओं के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था, ये बिल्कुल नई होती हैं। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने के लिए पत्रकार को काफ़ी खतरों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पत्रकार की जान पर भी बन आती है। यह पत्रकारीय लेखन में सबसे अधिक साहस का काम है। दूसरी रिपोर्ट है इन डेप्थ रिपोर्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डेप्थ यानी कि गहराई। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन करके महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि खोजी रिपोर्ट में उन सूचनाओं को जनता के सामने लाया जाता है जो पहले से किसी की जानकारी में नहीं थी, लेकिन इन डेप्थ रिपोर्ट में पहले से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध, यानी पहले से जिनके बारे में पता है, उन्हीं सूचनाओं की और अधिक गहराई से छानबीन की जाती है
और महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया जाता है। इसके बाद आती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। यानी जो सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, बारीकी से अध्ययन किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है। अंत में है विवरणात्मक रिपोर्ट, यानी जिसमें विवरण दिया गया हो। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या का बारीकी से विवरण प्रस्तुत किया जाता है। विशेष रिपोर्ट लिखने के लिए कभी उल्टा पिरामिड शैली और कभी फीचर शैली का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रश्न में अब आगे हम जानेंगे कि विशेष रिपोर्ट लेखन के लिए किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली बात है, रिपोर्ट लेखन की भाषा सरल और सामान्य बोलचाल की होनी चाहिए, तभी तो पाठकों को आसानी से समझ में आएगी। दूसरी बात है, इसके लेखन में समस्या के अनुसार उल्टा पिरामिड शैली तथा फीचर शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसी समस्या हो, जैसा मुद्दा हो, वैसी ही शैली का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है, यदि रिपोर्ट अधिक बड़ी हो तो दोनों प्रकार की शैलियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी दोनों शैलियों का एक साथ मिश्रित रूप भी प्रयोग में लाया जा सकता है। चौथे नंबर पर है, यदि रिपोर्ट अधिक बड़ी हो तो उसे कई दिनों तक सीरीज में प्रकाशित किया जा सकता है। जिस प्रकार धारावाहिक प्रस्तुत होते हैं, टेलीविज़न में सीरियल होते हैं, इसी तरह लंबी रिपोर्ट को भी सीरीज में यानी धारावाहिक में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न 9, विचारपरक लेखन किसे कहते हैं तथा विचारपरक लेखन की श्रेणी में किन किन सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न में भी हमें दो बातें बतानी हैं। सबसे पहले ये कि विचारपरक लेखन होता क्या है, किसे कहा जाता है, और दूसरी बात ये कि विचारपरक लेखन में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले विचारपरक लेखन की परिभाषा। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है, यानी अखबारों में केवल समाचार या फीचर ही प्रकाशित नहीं होते, बल्कि विचारपरक लेख भी प्रकाशित होते हैं। अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है, यानी अखबार का स्तर निर्धारित होता है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेख, संपादकीय लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ लेखन इसी विचारपरक लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रश्न में आगे हम इन सभी प्रकार के लेखों का विवरण पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं लेख के बारे में। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों से संबंधित वरिष्ठ पत्रकारों तथा उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। समसामयिक मुद्दों से मतलब है कि उस समय जो मुद्दा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं या तो वो लेख लिखते हैं या फिर उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इस प्रकार के विचारपरक लेख लिखते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है और यह चर्चा वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी हो, यानी वो विषय का विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, यानी लेख में लेखक के विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया सबसे अधिक महत्व रखता है। लेकिन यह विचार भी तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं, यानी उसका जो दृष्टिकोण है वो उसी मुद्दे यानी उसी समस्या से संबंधित होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए।
लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है, यानी बिना अच्छी तरह से तैयारी किए अच्छा लेख नहीं लिखा जा सकता। किसी भी विषय पर लेख लिखने के लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं और साथ ही साथ उस विषय से संबंधित दूसरे पत्रकारों के विचार भी जानने पड़ते हैं। लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती। हर लेखक की अपनी अलग शैली होती है, यानी हर लेखक का जैसे अपना अलग नज़रिया होता है, वैसे उसकी लेखन शैली भी अलग होती है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ हो और विषय की संपूर्ण जानकारी हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम जानते हैं संपादकीय लेख के बारे में। संपादकीय लेख को उस अखबार की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय लेख के जरिए अखबार किसी घटना, किसी समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं, यानी उस अखबार का जो संपादक होता है, जो एडिटर होता है, उसी के नाम पर यह लेख होता है और इसे उस अखबार की राय माना जाता है। संपादकीय लेख किसी एक व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसीलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता, यानी उसके नीचे संपादक का नाम नहीं लिखा होता, क्योंकि वो पूरे अखबार की राय मानी जाती है, अखबार से संबंधित उस एजेंसी की राय मानी जाती है। संपादकीय लेख लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उसके सहयोगी के ऊपर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक ही संपादकीय लेख लिखते हैं, अर्थात किसी भी समाचार एजेंसी में उस अखबार का केवल एक संपादक नहीं होता, बहुत सारे संपादकों का मंडल होता है। उनमें से एक प्रधान संपादक होता है, बाकी उनके सहयोगी संपादक होते हैं और ये संपादकीय लेख लिखने का कार्य सहयोगी संपादक करते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय लेख नहीं लिख सकता। एक ही अखबार में एक से अधिक संपादकीय लेख भी हो सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है टिप्पणियाँ, यानी टिप्पणी लेखन। विचारपरक लेखन के अंतर्गत टिप्पणियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि जब आप होमवर्क चेक करवाते हैं तो टीचर उस होमवर्क के बारे में नीचे नोटिंग देता है, कोई नोट लिखता है, कोई टिप्पणी लिखता है कि आपका काम अच्छा है या उसमें कोई कमी है, तो यही टिप्पणी होती है। इसी प्रकार की टिप्पणियाँ समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में भी लिखी जाती हैं। टिप्पणियाँ समाचार पत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। समाचार पत्रों में अनेक मुद्दों और विषयों के प्रति लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, यानी कोई विशेष घटना हुई है, कोई विशेष मुद्दा उछाल में है, तो उस पर अपनी अपनी राय कम शब्दों में देना टिप्पणी कहलाता है और लेखक और उस विषय के विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट अपनी अपनी राय टिप्पणी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। विचारपरक लेखन का अंतिम रूप है स्तंभ लेखन, यानी कॉलम लिखना। स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप है। जो स्तंभ लिखता है उसे स्तंभकार कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो पत्रकार सबसे हटकर अपना अलग नज़रिया प्रस्तुत करते हैं, वो अपने रुझान के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, अपने दृष्टिकोण के लिए एक अलग पहचान बना लेते हैं। उससे उनकी अपनी एक अलग लेखन शैली भी विकसित हो जाती है, यानी उनके लिखने का ढंग सबसे अलग होता है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं, यानी ये अखबार में एक रेगुलर कॉलम होता है जो लगभग प्रति सप्ताह होता है, यानी वीकली होता है। मतलब वीक में किसी एक दिन उस कॉलम को लिखने के लिए निश्चित कर दिया जाता है।
स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है, यानी उसमें अखबार का कोई बंधन नहीं होता, समाचार एजेंसी का कोई बंधन नहीं होता। कॉलम लिखने वाला अपना सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चुन सकता है, अपनी मर्जी के विषय पर कॉलम लिख सकता है। स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने जाते हैं, यानी अखबार का जो नियमित कॉलम होता है वो अपने लेखक के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं और उसी लेखक के नाम से जाने जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार भी उनके कारण पहचाने जाते हैं, यानी उन लेखकों के कारण अखबार प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार नए लेखकों को स्तंभ लिखने का मौका नहीं मिल पाता। अब इस प्रश्न में हमें बताना है कि संपादक के नाम पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, यानी किसी भी पत्रिका या समाचार पत्र का जो एडिटर होता है उसको पत्र क्यों लिखा जाता है और कब लिखा जाता है और उसे अखबार में किस जगह प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर संपादक के नाम पाठकों के पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, यानी ये भी एक तरह का नियमित कॉलम होता है जिसमें पाठकों द्वारा प्राप्त हुए पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। सभी समाचार पत्रों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है, यानी रेगुलर कॉलम होता है और सभी न्यूज़पेपर में होता है। यह न्यूज़ एजेंसी का या न्यूज़पेपर का नहीं बल्कि पाठकों का निजी स्तंभ होता है, अर्थात यह कॉलम पाठकों के लिए होता है। इस स्तंभ के माध्यम से पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपने मत व्यक्त करने के साथ साथ जन समस्याओं को भी उठाते हैं, यानी पाठकों के आसपास कोई समस्या होती है तो वो संपादक को पत्र लिखकर उस समस्या की तरफ न्यूज़ एजेंसी का या पत्रकारों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जिससे उनकी समस्या सरकार तक पहुँचे और आम जनता को भी उसके बारे में जानकारी हो। अखबार की किसी अच्छी बात से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करनी हो तो भी संपादक को पत्र लिखा जा सकता है, और अखबार की किसी कमी के प्रति संपादक को ध्यान दिलाना हो तो भी संपादक के नाम पत्र लिखा जा सकता है। इसे कोई भी पाठक लिख सकता है। यह स्तंभ जनमत के लिए दर्पण का काम करता है, यानी इस कॉलम से उस अखबार और उस न्यूज़ एजेंसी के प्रति जनता की राय का पता चलता है। परंतु कई बार समाचार पत्र पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं होते, यानी पाठक संपादक को जो पत्र लिखते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि समाचार पत्र की जो एजेंसी होती है उसे उस बात से सहमति नहीं होती, उनके विचार अलग होते हैं और पाठक के विचार अलग होते हैं। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है, यानी जो एक अच्छा लेखक बनना चाहता है वो भी अपने विचार और अपनी लेखन क्षमता को संपादक के नाम पत्र लिखकर प्रस्तुत कर सकता है। अब देखते हैं इस पाठ का अंतिम प्रश्न, यानी कि 11वां प्रश्न। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का क्या महत्व है, यानी इंटरव्यू की क्या इम्पोर्टेंस है। हम देखते हैं कि बहुत बार अखबारों में किसी विशेष व्यक्ति के या किसी फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू छपा होता है, तो उसका समाचार माध्यमों में क्या महत्व होता है ये हमें बताना है। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। साक्षात्कार होता है आमने सामने बैठकर, यानी डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछना और उसके आंसर प्राप्त करना। हम कह सकते हैं कि पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के माध्यम से ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्ची सामग्री इकट्ठी करते हैं, यानी किसी विशेष व्यक्ति के विचार जानकर उन्हीं के आधार पर समाचार भी तैयार किए जाते हैं, रिपोर्टें तैयार की जाती हैं और फीचर लिखे जाते हैं। पत्रकारिता, साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय
और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। यानी सामान्य बातचीत एक अलग तरह की होती है, जबकि पत्रकारिता के लिए जो साक्षात्कार किया जाता है, जो इंटरव्यू लिया जाता है, वो अलग प्रकार का होता है और अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस इंटरव्यू में उस संबंधित विशेष व्यक्ति से उसकी राय पूछी जाती है, उसकी भावनाएं जानी जाती हैं और महत्वपूर्ण तथ्य जाने जाते हैं। इसीलिए उनसे किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या उनकी सफलता और संघर्षों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद होता है। यदि किसी व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है या उसके पास जाकर उसका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो किसी खास मकसद के लिए होता है, यानी कोई विशेष बात जनता के सामने लानी होती है, इसीलिए वो इंटरव्यू लिया जाता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए पत्रकार के पास ज्ञान होने के साथ साथ संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। यानी जो जर्नलिस्ट किसी विशेष या प्रसिद्ध व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है, उसके पास उससे संबंधित, उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं या तथ्यों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ में उस रिपोर्टर को संवेदनशील भी होना चाहिए, यानी उसे छोटी से छोटी बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसे कूटनीति भी आनी चाहिए, यानी उसे पता होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति से उसे अपने प्रश्नों के जवाब कैसे प्राप्त करने हैं। पत्रकार में धैर्य भी होना चाहिए। हो सकता है कि एक बार एक तरह से पूछने पर उसे उसके सवाल का जवाब न मिले, तो उसे धैर्य से, शांति से आगे इंटरव्यू को जारी रखना चाहिए और दूसरे तरीके से अपना सवाल पूछने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ पत्रकार को साहसी भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत ऊंचे पद के या किसी दबंग व्यक्ति से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू भी लेना पड़ता है जिसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह ज़रूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। यानी जिस विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है, उसके बारे में सारी जानकारी पत्रकार को पहले ही इकट्ठी कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार का एक सीन आपने नायक फिल्म में देखा होगा। यदि नहीं देखा हो तो देखिएगा। पत्रकारीय लेखन का या साक्षात्कार का वो बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं, यानी अपने इंटरव्यू में आप क्या पूछना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति से आप क्या बात निकलवाना चाहते हैं, इसके बारे में भी सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। यानी पत्रकार को महत्वपूर्ण मुद्दे से अपनी बातों से नहीं भटकना चाहिए। आपको यह सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक अन्य पाठक के मन में हो सकते हैं। यानी इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जो आम जनता जानना चाहती हो। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बहुत अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि उससे समय भी कम लगता है और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध होती है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल न हो तो भी साक्षात्कार के दौरान नोट्स तैयार किए जा सकते हैं, यानी लिखा जा सकता है। साक्षात्कार को साथ साथ नोट किया जा सकता है। साक्षात्कार को लिखते समय दोनों में से कोई भी एक तरीका अपनाया जा सकता है, यानी रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और नोट भी किया जा सकता है। साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर उसे एक आलेख की तरह भी लिख सकते हैं।